ओके फाइन, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारी लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है या फिर कैसी होनी चाहिए फॉर आवर गेट एग्जाम। ओके, तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सिलेबस का डाउट होता है, क्या हमारा सिलेबस इतना पीछे रह गया है या फिर इतना बाकी है, हमें कौन से चैप्टर्स पहले करने चाहिए, या फिर पहले हम सिर्फ चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, वो सब चीज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बारी आती है कि सिलेबस कैसे स्टार्ट करें, या फिर जो भी आपने टाइम टेबल बनाया हुआ था अभी तक कि मैंने जनवरी 15 तक या जनवरी तक या फिर दिसंबर एंड तक मैंने इतना इतना सिलेबस कर लेना है, वो कुछ ना कुछ तो आपने आइडिया रखा होगा, राइट। तो जिन्होंने ऐसे रखा था कि हाँ मेरा जनवरी 15 तक 20 तक सिलेबस ऑलमोस्ट हो जाएगा, अलोंग विद जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो या फिर टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, तो अगर आपका वैसे ही चल रहा है कि अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल अभी तक चल रहा है, तो आप वैसा चलने दीजिए। ठीक है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, जैसा चल रहा है आप टू द लाइक होता है ना कि जैसे एज पर शेड्यूल आपको वैसे ही जाना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है, कुछ कुछ होता है कि नहीं यार जैसे हमने प्लान किया था ना वैसे नहीं हो रहा, तो हमें होता है कि अब कौन कौन से चैप्टर्स को हम ज्यादा प्रायोरिटी दें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जब अगर आप टाइम टेबल बनाते हो तो सबसे टॉप मोस्ट पे कौन आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक्स एंड बायो इनऑर्गेनिक। ठीक है, जिन्होंने मोस्टली सिलेबस कवर किया है तो ऑब्वियसली वो पूरी इनऑर्गेनिक करेंगे। ठीक है, वो उनके लिए क्योंकि उनके पास टाइम है, उन्होंने पहले से किया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो पूरी इनऑर्गेनिक करेंगे। बट फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने है ना कि नहीं मुझे सिर्फ मेन मेन टॉपिक्स करने हैं, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करनी है, ऑर्गेनोमेटालिक्स एंड बायो इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये तीनों तो आपने करनी ही करनी है। ओके, देन चीज आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में है कि होता है कि नहीं मेरी फिजिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर जो भी है जिन्होंने पूरी की हुई है उनके लिए तो बेस्ट है, नहीं की हुई उनको है कि भाई नहीं मुझे कुछ कुछ टॉपिक्स ही मैंने की थी लेकिन पूरी रिवाइज नहीं हो पाएगी, इतना टाइम नहीं बचा है, तो किस पे ज्यादा फोकस करें। सबसे पहले आती है क्वांटम, देन केमिकल काइनेटिक्स, देन थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये चार टॉपिक्स तो आपने करने ही करने हैं। ओके, एंड अब ये है कि कुछ स्टूडेंट्स है कि जिन्होंने क्वांटम नहीं टच की हुई। ठीक है, तो अब मैंने बोल दिया कि ये मेजर टॉपिक्स हैं, आपने ये करने ही करने हैं, नहीं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये जो मेजर टॉपिक्स मैं बता रही हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने ये टॉपिक्स पहले किए हुए हैं। तो अब आपने फोकस किन के ऊपर ज्यादा करना है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि ये जो टॉपिक्स बताए मैंने चार पांच, इनके ऊपर ज्यादा आपको फोकस रखना है। बट फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये टॉपिक पढ़े ही नहीं है, तो वो डीमोरलाइज मत हो जाना कि यार मैंने ये चारों टॉपिक्स तो पढ़े ही नहीं है, या फिर मान लो चाहिए आपने क्वांटम नहीं किया, काइनेटिक्स नहीं किया, आपने छोटे छोटे चैप्टर्स किए हुए, तो भूल के भी आप ये मत शुरू कर देना कि नहीं यार मैंने बोला है कि क्वांटम तो इम्पोर्टेंट है तो अब स्टार्ट करते हैं क्वांटम, नहीं, ये भूल तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप स्टार्ट करोगे, आप 15 दिन 10-15 दिन आप क्वांटम में ही लगा दोगे तो भाई सारी केमिस्ट्री तो चली जाएगी आपकी, इसलिए ये काम नहीं करना। प्लस जिन्होंने थोड़ी बहुत देखी हुई है वो क्वांटम के मैं कुछ कुछ टॉपिक्स बताती हूँ जिसमें से मतलब कुछ क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, सबसे पहले है जो आपका 1D बॉक्स है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, 1H एटम है, रिंग है, इनकी आपको एनर्जी के फॉर्मूले होते हैं, राइट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 mn स्क्वायर, SHO वाला n+12 H हाइड्रोजन एटम का, तो ये जरूर कर लेना। प्लस आपको देखना है कि एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है सबकी, जैसे कि 1D बॉक्स में एन की वैल्यू 0 नहीं होती, n=1 से स्टार्ट होता है, SHO में 0 से स्टार्ट होता है, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एन की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, ये आपको एनर्जी निकालनी आनी चाहिए, प्लस इनके जो प्लॉट्स होते हैं वेव फंक्शन प्लॉट, प्रोबेबिलिटी प्लॉट, ये आने चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आ ही जाता है क्योंकि इसमें डीजेनरेसी का भी एक क्वेश्चन आता है कि आपको अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट में डीजेनरेसी कितनी होगी, तो सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं, बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल ही, मतलब फॉर्मूला याद है तो आप सिंपल मैथ से सब कुछ कर लोगे, ऐसा नहीं है आपके कुछ कंसेप्ट चाहिए इसमें, तो समझने वाली चीज नहीं है जिससे आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आपका दिन लग जाएंगे, 3-4 दिन लग जाएंगे इसको समझने में, समझने का कुछ भी नहीं है, ये वाला चीज करना। नेक्स्ट है हक्कल थ्योरी है जो,
उसमें आपका बेंजीन, ब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटीन, अलाइल, साइक्लोप्रोपाइल, इनके जो वेव फंक्शंस के फॉर्मूला है। देन इसमें आता है जो आपकी पाई बॉन्ड ऑर्डर, पाई बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी, और जो वेव फंक्शन जैसे ब्यूटाडाइन है तो 4 वेव फंक्शन होंगे, तो क्या फॉर्मूलाज होते हैं, किसमें कितनी नोट्स होंगी, तो वो चीजें आपकी याद करने वाली हैं। देन हाँ, एक है जो ओवरलैप इंटीग्रल वाला क्वेश्चन होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाला, C1² + C2² = 1, वो वाला आप टॉपिक कर लेना। एंड इसके अलावा हाँ, ये एक हर्मिशियन एंटी हर्मिशियन का क्वेश्चन होता है कि हर्मिशियन में कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, एंटी हर्मिशियन में कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। कभी कभी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 4 ऑप्शंस दिए हैं, कर्ली बाई कर्ली एक्स या फिर आई इंटू कर्ली बाई कर्ली, इसमें से हर्मिशियन कौन से, एंटी हर्मिशियन कौन से। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है और 2 मार्क्स में भी आ जाता है। तो बहुत आप ये मान लो कि आप एक दिन में ये टॉपिक्स जो है ना एक बार देख सकते हो अच्छे से, और एक बार आपको क्लियर हो गया कि क्या क्या याद करना है, देन एटलीस्ट आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी क्वांटम की बात। जिन्होंने नहीं की थी, जो ये टॉपिक्स आप कर सकते हो, 2 दिन में अच्छे से इन पे मास्टर आप बन सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सब मैंने क्वांटम के लिए बताया है क्योंकि क्वांटम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हमको लगता है कि बहुत बड़ा है तो हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए हम बिल्कुल उसको अनटच छोड़ देते हैं। तो इसमें ये टॉपिक्स आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इनमें जो समझना है ना, अरे तो इनमें जो मतलब आपको ये नहीं है कि आपको कोई प्रायर नॉलेज चाहिए इन टॉपिक्स को करने में, तो ये जरूर कर लेना। नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स, कर लेना। और जो टॉपिक्स बताए थे मैंने, थर्मो एंड इलेक्ट्रो। ओके, जिन्होंने ये टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं किए हैं, वो आप जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जैसे सॉलिड है, सॉलिड स्टेट है, देन ग्रुप थ्योरी है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, सरफेस पॉलीमर, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हो। आपको बहुत ज्यादा याद करने वाली चीज नहीं है, बहुत समझने वाली चीज नहीं है, जस्ट फॉर्मुलाज याद करना है। फॉर्मुला तो देखो आप याद करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, राइट। तो वो जिन्होंने ये नहीं किया वो आप जरूर कर लें। ठीक है, एक है ना कि आप 10 दिन में सिर्फ 1 चैप्टर करोगे, उससे अच्छा है 5 दिन में आप 4-5 चैप्टर्स कर लोगे, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। नेक्स्ट आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो में बता ऑर्गेनिक दीजिए। केमिस्ट्री में मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि आप सिर्फ ये 3-4 चैप्टर कर लेना, इसमें से कुछ ना कुछ आपको हो ही जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइक मुझे लगता है कि सब कुछ ही इंटर रिलेटेड है। अब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपको किसी चैप्टर से मिल जाएगा, पेरिसाइक्लिक से मिल सकता है। पेरिसाइक्लिक आप जरूर करना, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए आपका पेरिसाइक्लिक, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है, आपको कुछ और नॉलेज की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक में ये बता सकती हूँ कि कौन से चैप्टर्स छोड़ सकते हो। फोटोकेमिस्ट्री छोड़ सकते हो, हेट्रोसाइक्लिक छोड़ सकते हो, बायोमोलिक्यूल्स छोड़ सकते हो। ठीक है, ये 3 चैप्टर आप छोड़ देना। बाकी के जो चैप्टर्स हैं जैसे रिएजेंट्स के बिना काम नहीं चलेगा, आप रिएक्शंस, जब रिएजेंट का ही नहीं पता तो आप कर नहीं पाओगे, तो जरूर कर लेना। और नेम रिएक्शन है, जैसे कि आप रटो मत नेम रिएक्शंस को कि अल्डोल में ये होना है या फिर क्लीमेंजन में ये होना है, नाम याद मत करो। जो एक होते हैं कि हमारी जीओसी होती है कि भाई हाँ बेस आया है तो उसने यहाँ पे अटैक करना है, सिर्फ वो चीजें समझो कि कौन सा रिएजेंट आ रहा है तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, दैट्स इट। नेम रिएक्शंस के पीछे बिल्कुल भी मत दौड़ना कि मुझे नाम याद रखने हैं, बिल्कुल भी नाम याद करने की जरूरत नहीं है, तो उसकी हेडेक भी मत रखना। प्लस ये हो गया हमारी सिलेबस की चीजें कि हमने कहाँ कहाँ ज्यादा फोकस करना है फॉर लास्ट 1 मंथ। ठीक है, कि अगर रिवीजन कर रहे हो तो सबसे पहले आपके ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से होने चाहिए। नेक्स्ट थिंग आती है, अब चलो ठीक है हमारे चैप्टर्स कंफर्म हो गए, मैंने ये सबसे पहले अच्छे से करने हैं, सबसे पहले अच्छे से करने हैं। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ने शुरू कर दोगे। मान लो आपने क्वांटम या काइनेटिक्स उठा ली, ठीक है, या फिर आपने मान लो इनऑर्गेनिक में ओएमसी उठा ली, ये बिल्कुल भी नहीं है आपकी नोटबुक बैठ के और आप थ्योरी पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ने बैठ गए हो, 3 दिन तक आप नोट्स ही पढ़ रहे हो लाइन टू लाइन। बिल्कुल भी नहीं करना ये चीज, क्योंकि लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए आपके पास 1 मंथ के जो लास्ट 1 वीक होगा, जैसे 5 को पेपर है तो लास्ट 1 वीक जो होगा उसमें आपको नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं। अभी के लिए जो अभी लाइक 28 या 25 जनवरी तक आपने क्या करना है, नोट्स कम पढ़ने हैं और क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं।
मान लो अपने 1 जनवरी को ऑर्गेनोमेटालिक्स आपने वो कर रखा है, प्लान की करना है, मैंने क्या करना है, नोटबुक उठाई या फिर जहां पे भी आपके नोट्स हैं, जल्दी जल्दी कवर करना है। ठीक है, हाथ पेन पेपर आपका हाथ में होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप देख रहे हो हाँ याद हो गया, देख रहे हो याद हो गया, बिल्कुल भी नहीं। एक फॉर्मूला है, उसको लिखना है। ठीक है, तो ऐसे करके जल्दी जल्दी जस्ट एक होता है ना, निपटाना है। पूरा चैप्टर कवर कर दिया कि हाँ आपके दिमाग में सारा एक ब्रीफ आइडिया है, फॉर्मूलाज आपको याद है कि कौन कौन से हैं, और एक सारा ब्रीफ आइडिया है। उसके बाद आपने फोकस करना है क्वेश्चंस पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आपके पास, कोई भी असाइनमेंट्स है आपके पास, या टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अभी वाला जो रिवीजन अभी आप स्टार्ट कर रहे हो जो भी, उसमें रिवीजन का फोकस आपका ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होना चाहिए रेदर देन ऑन रिवाइजिंग नोट्स। ठीक है, देन क्वेश्चंस कर लिया आपने। उसके बाद क्वेश्चंस के बाद क्या होता है कि जब आप क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चंस करते वक्त होता है ना कि आपने कोई भी टेस्ट दिया या फिर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको आया कि यार ये चीज तो मेरे दिमाग में थी ही नहीं, वो क्वेश्चन या वो पॉइंट तभी की तभी आपने अपने नोट्स में ऐड करना है, ताकि क्योंकि दोबारा से आप अभी जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना, आप दोबारा नहीं करोगे। क्योंकि लास्ट में आप ये नहीं है कि आप एक हफ्ते में जो लास्ट रिवीजन करोगे, लास्ट 1 वीक वाली, उसमें आप क्वेश्चंस करने वाले हो, नहीं, क्वेश्चंस को आप टच भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप ये चीजें जो आप अभी दिमाग में आ रही है कि यार ये मुझे नहीं पता था, वो आप नोट्स में ऐड करो, ताकि लास्ट 1 वीक में जो आप नोट्स पढ़ने वाले हो, दोबारा से ये पॉइंट आपके दिमाग में एक बार रिफ्रेश हो जाए कि हाँ ये चीज मैंने ध्यान रखनी है अगर पेपर में हो जाए तो। ओके, नेक्स्ट है, एक और चीज क्या याद रखनी है, जब भी आप अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको गेट कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए। अगर आप कोई भी छोटा क्वेश्चन भी कर रहे हो ना, अगर आप देखते ही उसको सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन करके आप कर सकते हो, दैट्स गुड। अगर आप पेन की जरूरत है आपको, तो ट्राई करो पेन से ना करके आप कैलकुलेटर से ही वो सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, 15 मिनट्स आपके सेव हो जाएंगे आउट ऑफ 3 आवर्स, अगर आप गेट कैलकुलेटर से अच्छे से, होता है ना कि कैलकुलेशन करना सीख जाओगे। एक तो एफिशिएंसी रहेगी कि हाँ मैंने सही किया है, प्लस आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ओके, कैलकुलेटर वाली बात ये हो गई। क्वेश्चंस कैसे हमने, मतलब मेन फोकस कहाँ पे रखना है। अब चीज आती है एक टेस्ट सीरीज की। ये भी एक हमारे दिमाग में बहुत बड़ा है ना, एक इशू रहता है, क्या टेस्ट सीरीज नहीं की है तो जिसने टेस्ट सीरीज नहीं की वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। ये चीज मतलब आप है ना दिमाग से निकाल दो अभी, कि अगर मैंने टेस्ट सीरीज बाय नहीं की है तो मेरा तो कुछ नहीं होने वाला। सब कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको जिस 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 भी आप सिचुएशन में हो ना, उसको हैंडल करना आना चाहिए। अब मान लो आपने टेस्ट सीरीज बाय की थी, ठीक है, बट आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। मान लो आप सिलेबस कवर करने में लगे हुए थे, आप सिलेबस ही कवर कर पाए और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है। आपने प्रीवियस ईयर तो किए होंगे ना एटलीस्ट, वो भी अगर आपने अच्छे से किए ना, तो अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो कि आप अच्छे से कर लोगे स्कोर। ये बिल्कुल भी एक दिमाग में मत रखो कि यार मैंने टेस्ट सीरीज नहीं की तो अब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्फिडेंट रहो कि जो किया है आपने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, अब बात आती है, मान लो अपने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं कर पाए, बाय की हुई है, तो अभी क्या करना, जब भी आप एक चैप्टर वाइज अटेम्प्ट कर रहे हो, मान लो आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ ली है, कोऑर्डिनेशन पढ़ने के बाद अगर आपने पहले प्रीवियस ईयर किए हुए हैं तो आप उनको जल्दी कर दोगे। ठीक है, देन उसका एक चैप्टर वाइज जरूर दे देना। चैप्टर वाइज देने से क्या होगा कि 20 क्वेश्चंस आपको चैप्टर उसके मिलेंगे कोऑर्डिनेशन के, तो 20 में से अगर आपने 10 क्वेश्चंस भी पहले देखे होंगे ना, तो 10 क्वेश्चंस आपको नए मिल जाएंगे। नए मिल जाएंगे चाहे आपको नहीं आते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रही हूँ कि नहीं आए तो अच्छी बात है, नहीं आए होंगे तो आपको ये देखो कि आपने नए 10 चीजें और सीखी हैं। अगर आपको 20 के 20 आते होंगे तो आपने नया तो कुछ नहीं सीखा ना, टेस्ट सीरीज का क्या फायदा हुआ। फायदा तो तब होगा ना तब आप कुछ सीखोगे। तो इसलिए बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना कि यार मुझे नहीं आए क्वेश्चन, मैंने तो इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया और मेरे 10 में से 10 मतलब 20 में से 10 ही क्वेश्चन आते थे, तो खुश होना कि यार 10 क्वेश्चन मैंने नहीं सीख लिए। उनमें से जो भी पॉइंट आपको होता है ना कि यार ये अच्छा कंसेप्ट है, अच्छी मतलब होता है ना कि घुमा के क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है, तो वो आप जरूर नोट्स में लिख लेना, ताकि लास्ट 1 वीक में आपको रिफ्रेश हो जाए, यार ये चीज मैंने टेस्ट सीरीज में सीखी थी। ठीक है, तो चैप्टर वाइज पे अभी फोकस करना। लास्ट में क्या करना, अगर आपके पास टाइम मिलता है, टाइम है मतलब होता है ना कि आप कवर कर लोगे, तो आप फुल लेंथ जो होता है ना, फुल ऑर्गेनिक फुल इनऑर्गेनिक दे देना। वो नहीं हो पाता है तो
एक या दो फुल लेंथ जरूर देना, ठीक है। वो फुल लेंथ इसलिए देना है क्योंकि हमें होता है ना कि लास्ट पेपर देना है, फाइनल एग्जाम देना है। फाइनल एग्जाम हमारा होने कैसे वाला है वो तो हमें फुल लेंथ में ही आइडिया होगा ना, कि भाई मैंने फर्स्ट पहले सॉरी एप्टीट्यूड अटेम्प्ट करना है या फिर मैंने केमिस्ट्री वाला अटेम्प्ट करना है। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए पहले से ही। ऐसा नहीं है कि पेपर में बैठने के बाद हम डिसाइड कर रहे हैं कि यार क्या करूं नहीं। ये हमें फुल लेंथ में ही हमें डिसाइड होना चाहिए कि यार मैं ऐसे ट्रिक मतलब होना मतलब अप्लाई करने वाला, वो चीज फिर आपने फुल लेंथ में सीखनी है, ठीक है। और जैसे कि फुल लेंथ में आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि जो मल्टीपल एमएसक्यू क्वेश्चन होते हैं वो आपको ऐसा नहीं है कि अलग से ही एक उसका मतलब होता है ना कि पोर्शन मिलेगा, नहीं, वो आपको मिक्स ही मिलेंगे। तो आपको ध्यान में भी रखना है ये चीज भी कि यार मुझे ऊपर भी क्वेश्चन के ऊपर भी देखना है कि ये एमसीक्यू है या एमएसक्यू है, ठीक है। तो वो आप फुल लेंथ में मतलब होता है ना कि मिस्टेक्स करोगे कि आपने क्या चीज ध्यान में नहीं रखी थी फुल लेंथ में, और वो चीजें फिर आपको हेल्प करेंगे आपकी फाइनल एग्जाम में कि यार मैंने फुल लेंथ में ये मिस्टेक्स की थी तो फाइनल में मैंने नहीं करनी। तो इसलिए एक या फिर मैक्सिमम दो फुल लेंथ आप जरूर दें, ठीक है। चाहे फुल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रहने देना, बट फुल लेंथ जरूर देना, ओके। तो इसलिए टेस्ट सीरीज वाला भी फोबिया मत रखना कि अगर आप कर भी नहीं पाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं बाय की कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना कि जितना आपने सिलेबस किया है प्रीवियस ईयर किए हैं अच्छे से किए हैं ना तो बस हो जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है। अभी आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। मान लो कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटालिक्स, बायो इनऑर्गेनिक ये सब कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है, मतलब मेनली विंटर्स में जो भी मौसम चल रहा है, ठंड लगती है, ठीक है। हम कंबल में घुल जाते हैं, बैठते तो ऐसे हैं कंबल में, बट विद टाइम वो हम ऐसे लेट जाते हैं ना कि हमारे हाथ अंदर होते हैं, नोटबुक बाहर होती है, अब पेज भी कौन पलटेगा हमारा, ऐसा ही होता है ना। तो इसलिए एक महीने के लिए आप भूल जाओ ये वाली चीज, और कंबल में मत बैठना, चाहे आपको 2 स्वेटर पहननी पड़े, 3 स्वेटर पहननी पड़े, ठीक है। उससे बाहर ही बैठना, क्योंकि एटलीस्ट आप अंदर लेटोगे तो नहीं ना। तो इसलिए पेन पेपर हाथ में जरूर होना चाहिए। प्लस आप क्या करते हो, होता है ना कि हम लेजी हो जाते हैं। मान लो हमारा कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो गया, बहुत ठंड लग रही है, हम क्या करें यार, क्वेश्चंस करने के लिए तो ना हाथ बाहर निकालना पड़ेगा, अब वो कौन करेगा। करते हैं ना, होता है, मेरे साथ भी होता है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, बहुत जेन्युइन सी चीज होती है कि ऑब्वियसली आपको हंसी आ रही होगी, बट जेन्युइन सी चीज है ये कि हम हमारा हाथ बाहर निकालने की होते हैं ना कि इतनी मतलब इतनी हिम्मत ही नहीं करते। तो इसलिए उसमें मत बैठ जाना, और सो ऑब्वियसली सो जाओगे आप। तो होता है ना कि गर्म हो जाते हैं और सो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कंबल में मत बैठना, 2-3 स्वेटर पहन लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ग्लव्स पहन लेना, लेकिन बाहर ही बैठना। बाहर मतलब रूम से बाहर नहीं, अंदर ही चेयर टेबल पे, और पेन पेपर जरूर होना चाहिए आपके हाथ में। कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हुई है तो आपका सबसे पहला टास्क बनता है कि उसके क्वेश्चंस करना। क्वेश्चंस करते करते मान लो कोऑर्डिनेशन बड़ा चैप्टर है तो बहुत हो गए, 50 क्वेश्चंस कर लिए। 50 क्वेश्चंस के बाद होता है ना कि मान लो आप सेचुरेट हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेचुरेट हो गए हो, उसके बाद आप ये कर सकते हो भाई नेक्स्ट चैप्टर आपने जो स्टार्ट करना था, मान लो ऑर्गेनोमेटालिक स्टार्ट करना था तो आप वो स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करने के बाद मान लो होता है कि चलो ठीक है 2-3 घंटे पढ़ लिया, उससे भी थोड़ा हो गया कि यार बहुत देर हो गई, फिर से आप कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन स्टार्ट कर लो। ऐसा बिल्कुल मत करना कि कोऑर्डिनेशन भी पढ़ ली है, ऑर्गेनोमेटालिक्स भी पढ़ ली है, बायो इनऑर्गेनिक भी पढ़ ली है, क्वेश्चन एक का भी नहीं किया है। क्वेश्चन क्या करें ना, पाइल अप हो जाएंगे, उसका ढेर लग जाएगा, वो कौन करेगा, नहीं हो पाएगा, फिर आप छोड़ दोगे या फिर आप सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ोगे, हाँ मुझे ये आंसर पता है, मुझे ये भी इसका भी आंसर पता है, फिर वो आप ऐसे निपटा दोगे। तो ये गलती मत करना, ठीक है। ट्राई करना सर्दी से बाहर निकल के, और 1 ही महीने की बात है, ज्यादा महीने की बात नहीं है, ठीक है, बहुत 30 डेज बताए। नेक्स्ट है एक और चीज जो मैंने पहले ही बता दी कि मेजर टॉपिक्स बिल्कुल फ्रेशली अब स्टार्ट मत करना। मान लो आपने काइनेटिक्स पहले पढ़ी ही नहीं है तो ये मत सोचना कि भाई मेजर टॉपिक है तो हम लेके बैठ गए, तो ये गलती मत करना। जो भी आपने किया है, अब मैं है ना लास्ट मंथ के लिए बस यही बोलूंगी कि अभी तक जितना आपने किया है ना, वो मेक श्योर करना कि आप इस मंथ में अच्छे से रिवाइज करो और उसको बहुत अच्छे से ना अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बना लो, ठीक है। तो
वो मिस्टेक मत करना कि आप नया चैप्टर लेके बैठ गए हो, रिएजेंट्स ले लिया आपने, आप मैंने बोल दिया कि रिएजेंट्स तो बहुत जरूरी है, तो आप रिएजेंट्स लेके बैठ गए हो कि भाई नहीं, मैंने तो चाहे मुझे हफ्ता 10 दिन लग जाए, मैंने रिएजेंट्स करने हैं। तो भाई अकेले रिएजेंट्स आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा है जो आपने किया है, जिससे आप कुछ कर सकते हो एटलीस्ट वो तो आप अच्छे से करके जाओ, ठीक है। और इसके अलावा आई थिंक मतलब जो होती है ना कि प्रिपरेशन में हमें क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, वो हमने ऑलमोस्ट सारी कवर कर ली है, राइट। अगर फिर भी आपको रहता कि ये चीज मैंने कंसिडर नहीं की थी, तो वो अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो और क्या क्या होती है, ठीक है। इसके पहले उस आप लिख दीजिए, मैं पढ़ूंगी फिर से, बट उससे पहले मैं मेरी तरफ से जो आपको एक चीज होता है ना कि हाँ, एक मेंटली हमारी स्टेट कैसी होनी चाहिए, ठीक है। उससे पहले हाँ, एक टेस्ट सीरीज वाली और बात है कि जब आप टेस्ट सीरीज या फिर कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, क्या करना है कि जब आप कर रहे हो ना, तो आपका पूरा माइंड, पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन वहीं पे होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यार 2-3 क्वेश्चन किए, आपको लगा कि यार इस चैप्टर के तो मैं फॉर्मूले भूल गया हूँ, आपने नोटबुक उठा के फिर से पढ़ने बैठ गए हो। ऐसे मत करना। ये लगता है कि हम भूल गए हैं, बट सारे फॉर्मूले नहीं भूले होते, तो फिर से आप पढ़ने बैठ जाओगे ना, फिर वो आपका क्वेश्चन वाला जो टाइम था वो चला जाएगा, ठीक है। तो अगर 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, पहले उनको करो, चाहे उनमें से आपको 3 को फॉर्मूले याद हो, ठीक है। तो पहले उनको करना है सीरियसली होके, ये नहीं है कि बीच बीच में आप फॉर्मूले देख रहे हो फिर आंसर सोल्व कर रहे हो, नहीं। आपको उसमें पता चलेगा कि आपको कितने फॉर्मूलेज याद हैं, और उससे आपको दिमाग में फिट होगा कि यार अभी मेरे को फॉर्मूले ही याद नहीं है, तो एटलीस्ट इन फॉर्मूलों को मैं पक्का से, होता है ना कि दिमाग में अच्छे से बैठा लूं। तो वो चीज आपको उस टाइम पता चलेगी। तो बीच में आप देखते रहोगे तो फिर आपको आपको जो होता है ना कि रियल स्टेज क्या है आपकी, अभी वो नहीं पता चल पाएगी, ठीक है। और अब इसके बाद आती है कि यार हमें एक होता है ना कि दिमाग में ये है कि सिलेबस ठीक ठीक हुआ है मेरा, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है मैंने, या फिर होता है कभी कभी यार प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी कर ली है, बट कभी कभी क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, तो मेरा अच्छे से हो जाएगा क्या। टेंशन रहती है ये, राइट, कि मैंने ये 6 महीने दिए या फिर 1 साल से मैंने ड्रॉप किया हुआ है, तो मेरा हो जाएगा क्या। तो देखो, ये चीज तो ना दिमाग से निकाल दो, ठीक है, क्योंकि जो आपने मेहनत की है ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाने वाली। इन केस अब की बार नहीं होता, आप कुछ सीखे ही हो, जब नेक्स्ट टाइम आप दोगे ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट से आप आगे होगे बहुत ज्यादा, कि मैंने ये सब कुछ किया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बिल्कुल होता है ना कि बेसिक से 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आप वो बहुत कुछ कर चुके हो। तो कभी भी ये मत सोचना कि अगर आप कहीं फेल होते तो आपने यार खत्म हो जाएगा सब, कुछ खत्म नहीं होगा। अगर आपने पढ़ा है तो कभी उसके ऊपर रिग्रेट मत करना, यार ये मेरा कहीं काम नहीं आया, मतलब पेपर में मेरा होता है ना कि आपको कुछ मिला नहीं, पेपर क्लियर नहीं हुआ, तो वो दिमाग से निकाल देना। जो होगा, आपने जितना किया है आप उसमें करके ही आओगे, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग होती है कि एक हमारा होता है कि यार सब पता नहीं कैसा कैसा कर रहे होंगे, सबने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, लेकिन मेरे को तो मेरी तो नींद ही नहीं खत्म हो रही, मेरे को तो नींद आ जाती है, राइट, होता है। क्योंकि हम एक डिमोटिवेशन हमारी ये भी होती है कि अगर हम दिन में 2 बार सो लेते हैं ना, तो वो भी एक हमारे लिए डिमोटिवेटिंग हो जाता है कि यार मैं तो सो रहा हूँ, लोग तो पढ़ रहे हैं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, सब सोते हैं, मैं भी सोती हूँ। अगर मैंने मान लो आज मैंने डिसाइड किया है मैंने ओएनसी करनी है, तो मुझे जब नींद आती है ना, तो मैं यहीं टेबल पे चाहे 10 मिनट हेड डाउन कर लूंगी, या फिर मैं मेरे बेड पे चली जाऊंगी। होता है, सबके साथ होता है। बट द थिंग इज, डिफरेंस कहाँ पे आता है पता है, हम सबको पता होता है कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे होते हैं। लाइक आप मुझसे पूछते हो कि कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ें हम, इस चैप्टर को कितना टाइम दें, तो वो है ना सबके लिए सेम होता है। कैसे मतलब पढ़ना चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए, नोटबुक उठाओ, पेन पेपर होना चाहिए, पढ़ना चाहिए और क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता। बात क्या होती है, सबको पता होता है कि हमारे फोन पे हम सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं, सबको पता होता है, बट फिर भी करते हैं, है ना। सबको पता होता है कि भाई अगर तुम सुबह 6 बजे उठ जाओगे या फिर रात को लेट तक पढ़ोगे तो अच्छा अच्छा खासा सिलेबस कवर कर सकते हो, सबको पता है ना, यहाँ पे जितने भी प्रेजेंट है भी सबको पता है। लेकिन करता कौन है, अगर मान लो यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 में से मुश्किल से 2 स्टूडेंट करते हैं, सबको पता है बट करते 2 स्टूडेंट्स, क्यों, हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना वो,
जब तक हमारे दिमाग में ये चीज सेट नहीं होगी कि यार नहीं मुझे करना है, मुझे गेट में टॉप 20 रैंक चाहिए, फिर मुझे ओएनजीसी में जाना है, मुझे बार्क में जाना है, या फिर मुझे पीएचडी के लिए बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट में जाना है, वो चीज जिसके दिमाग में सेट है वो बंदा 6 बजे उठेगा, वो लेट तक पढ़ेगा। वो अगर बीच में उसने नींद आई है, वो सोया है, अगर उसने 15 मिनट की अलार्म लगाई है तो 15 मिनट के बाद उठेगा। ठीक है, पता सबको होता है कि हम कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सब पूछते हैं कि यार कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उन सबको चीजें पता होती है, लेकिन वो सिर्फ क्या सोचते हैं कि सामने से थोड़ा सा मोटिवेशन। मैं मान लो आपको अब चीजें बोल रही हूँ, आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं यार पढ़ना है पढ़ना है, ये बात मैंने बोली जो आपको सबको पता है, राइट, सबको पता है ना। लेकिन जब तक आपके खुद के, मैंने जो बात बोली है वो आपके 2 दिन तक रहेगी दिमाग में कि नहीं मुझे करना है, लेकिन जो आप खुद को बोलोगे ना वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगी, और आप पूरा महीना ऐसे निकाल लोगे ना, आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए ना सब कुछ भूल जाओ, कौन कितना पढ़ रहा है, कौन आपसे आगे है, कौन आपसे पीछे है, आप खुद के ऊपर बस इतना रखो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैंने गेट में पढ़ना है, और बस जहां पे आपका मतलब होता है ना कि टारगेट सेट है, आपने वहां जाना है। एक काम करो, अभी वेबिनार के बाद एक चिट पे अपना नाम लिखना, ठीक है, नाम के ब्रैकेट में जो भी आपको बनना है, मान लो अपने गेट करके बार्क में जाना है, ठीक है, तो नीचे लिख लेना बार्क साइंटिस्ट। ओएनजीसी में जाना है, लिख लेना वहां पे ओएनजीसी केमिस्ट। आईआईसी बैंगलोर में जाना है, लिख लेना वहां पे पीएचडी इन आईआईसी बैंगलोर। वो चीज ना डेली दिमाग में आएगी कि यार जाना है वहां पे, जाना है वहां पे। तो मुझे लगता है सब हो जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर तो बस ऐसे ही आती थी, क्योंकि मैंने कभी किसी टॉपर से या किसी से भी ऐसे कोई गाइडेंस नहीं लिखी, मैं कैसे पढ़ूं कैसे पढ़ूं, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता मैं कैसे इतना पढ़ लेती थी। बस मुझे इतना पता है, मेरे अंदर एक वो उस टाइम भूख हो रखी थी कि भाई मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, कैसे भी जाना है, इसलिए मुझे नींद वींद बिना अलार्म के उठ जाती थी। तो जब तक आपके दिमाग में वो नहीं आएगा तब तक नहीं हो पाएगा, तब तक नींद नहीं जाएगी। तो नींद उड़ाने के लिए पहले दिमाग में फिट कर लो कि आपने जाना कहाँ है, क्योंकि ऐसे ही करते रहोगे ना तो आपका टाइम इतना चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, फिर रिग्रेट करने से यार मैंने पिछले साल क्या किया, मान लो अभी 2022 खत्म हो गया, अब खुद सोचो आपने पिछले साल क्या किया, कितना इफेक्टिव था, कितना पढ़े हो आप, कितना गेन किया आपने। ठीक है, तो जो भी किया था चलो जिसका जैसा भी था, बट हम फ्यूचर का तो देख सकते हैं ना, उस पर रिग्रेट मत करो, बट आप उसको सीख के, उससे कुछ सीख के, अगर आपने नहीं किया, कुछ सीखा, तो नेक्स्ट ईयर तो आप वो गलती रिपीट नहीं करोगे ना। क्योंकि ये पता है क्या, एक साल बाद मान लो कोई 26 ईयर का है, कोई 24 का है, एज लिमिट भी तो हमारी जा रही है ना, किसी किसी एग्जाम की एज लिमिट इतनी 26 तक होती है, 25 तक होती है, तो फिर एज लिमिट के बाद कुछ भी कर लेना आप। बाद में जाके आप ये नहीं बोल सकते कि भाई प्लीज एज लिमिट 30 बना दो, मेरे आंखें अभी खुली है, मुझे अभी पढ़ना अच्छा लगने लगा है, तो वो चीज नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अभी ये चीजें समझ लोगे तो बेटर है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं के डाउट्स। नींद वाली चीज मैंने बता दी, ठीक है, नींद कैसे गायब होने वाली है। नींद के लिए तो ठंड में है, एक तो कंबल में मत सोना, सेकंड थिंग पानी अपने पास जरूर रखना। ठीक है, जब भी नींद आए तो मैं क्या करती हूँ, आपको हंसी आएगी, देखो जिसका भी जो होता है ना कि इंटरेस्ट, वो चीज करनी चाहिए। मुझे डांस का शौक है तो मैं क्या करती हूँ, 10 मिनट उठती, 10 मिनट का वो करती हूँ, भाई हाँ डांस किया, थोड़ी सी नींद उड़ी, बैठ जाओ फिर से। ठीक है, तो जिसका जहां पे भी इंटरेस्ट है, ये मत करना कि यार व्हाट्सएप खोल के बैठ गए और चैट देख रहे हो, इंस्टा खोल रहे हो, रील चला रहे हो, वो मत करना प्लीज, वो तो डिलीट कर दो। चाहे आप घर पे हो, मम्मी से बात कर ली, दोस्त से बात कर ली, बस इतना, या फिर कुछ और आपको, बस ये व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, इनसे दूर रहना, बस मेरा इतना कहना है। ठीक है, अब देखो एक चैप्टर कितने दिन में कर, बड़ा चैप्टर है मान लो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, वो कितने दिन में होना चाहिए। अब ये किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि आप उसको, वो 2 ही दिन में हो सकता है, नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपने पहले कितनी बार रिवाइज किया हुआ है, अभी आपको कितना टाइम चाहिए उसके लिए। अगर आपने एक ही बार पढ़ा है तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा टाइम चाहिएगा, मान लो आप 2 दिन लगा दोगे, बट आपने पहले से किया हुआ है तो क्या आप 1 दिन में भी उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो बड़ा चैप्टर डिपेंड करता है आपने पहले कितनी बार रिवाइज किया हुआ है।
बस अपना ये रखो कि अपने कोई टाइम वेस्ट करना नहीं है और बहुत स्पीडली करना है। उस पे आप कॉन्फिडेंट रहो कि मैंने सही किया है इसको। आप ये मत सोचो अगर आपने 2 दिन लगा दिए हैं तो भाई मैंने तो ज्यादा टाइम ले लिया शायद, नहीं। आप ये देखो आपने किया है 2 दिन में, अच्छे से कर लिया है ना, अच्छे से सारे क्वेश्चन वगैरह कर लिए ना, बस इस पे कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। अगर आपने अभी तक नोट्स बना लिए हैं, ठीक है, नोट्स बन गए हैं, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बोला था स्टार्टिंग में, वेबिनार की स्टार्टिंग में, उनके ऊपर फोकस करो। सबसे पहले उनको फिर से करो, उनके क्वेश्चंस करो, बस ठीक है, हो जाएगा। पेपर हो जाएगा। आपने इतनी मेहनत करके सब कुछ किया है तो पेपर क्लियर नहीं होगा क्या? ऐसी बात थोड़ी ना हो सकती है। मल्टीपल रिवीजन, आप ये मत सोचो कि अगर मैंने बोल दिया कि भाई मैंने तो 5-7 बार रिवीजन कर ली थी तो उसी से पेपर क्लियर होगा, नहीं। डिपेंड करता है ना, आपने इतने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, अच्छे से पढ़े थे, अब एक बार और फिर से आप, मतलब होता है ना कि क्योंकि लास्ट 1 मंथ बहुत क्रूशियल होता है, उसमें दिखता है कि आप कितनी मेहनत की है और कितना आप एग्जाम में करने वाले हो। अब जो आप अच्छे से करोगे तो ऑब्वियसली दिमाग में रहेगा ना, तो अच्छे से करो, उसके क्वेश्चंस लगाओ, हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे। देखो, मान लो स्टार्टिंग में आपने असाइनमेंट किया था, उसमें 20 क्वेश्चन थे, 20 में सबके 10 हुए थे, ठीक है। तो जो पढ़ के आपका क्वेश्चन हो रहा है कि हाँ यार ये मुझे आता है, मुझे पता है, मैंने सोल्व किया, तो उसको मत टाइम वेस्ट करना, ठीक। क्योंकि आपके पास अभी टाइम, आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। आपने मोस्टली अपने कर रखा है, रिवीजन बहुत अच्छे से चल रही है, टाइम है सब, तो फिर कर लो, आप दोबारा से कर लो। बट ये है कि नहीं मेरे पास टाइम कम, नहीं टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है, तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को करो जो नहीं निकले थे, ठीक है। जो निकल चुके हैं उनको देखा, दिमाग में आया कि हाँ ये फॉर्मूला लगेगा, ऐसे सोल्व हुआ था, बस दैट्स इट, ठीक है। राजा हसन, आई विल सी योर मेल। मैंने मे भी देखा नहीं होगा क्योंकि आई वॉज ऑल्सो बिजी, तो मैं देखती हूँ आपका मेल, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। सी, आपने 3 महीने नेट के लिए पढ़ाई की थी, ठीक है, पढ़ाई की थी मतलब आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी ना। ऐसे तो है नहीं कि अभी अगर आप नोटबुक खोलने वाले हो तो सब कुछ आपके लिए नया होगा, ऐसा नहीं है ना। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 3 महीने ज्यादा नहीं होते। 10th क्लास कितने पहले की थी तो वो अगर आप एक बार देखते हो तो रिफ्रेश हो जाती है ना चीजें, तो वैसे ही सब कुछ रिफ्रेश हो जाएगा। बस जो मैंने, जैसे आपके लिए भी टाइम, आप बोल रहे हो 1 मंथ इनफ नहीं है, 1 मंथ अब पूरे सिलेबस को पूरा रिवाइज करना, पूरे क्वेश्चंस करना मे बी इनफ नहीं है। बट एटलीस्ट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, उन मेजर टॉपिक्स को आप करो पहले। जल्दी जल्दी पढ़े, आपको पता चल जाएगा हाँ ये वाले फॉर्मूलाज मुझे याद करने होते हैं, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको पता होगा, आपने नेट की प्रिपरेशन की है, राइट। तो फिर आपको पढ़ने के बाद ज्यादा फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करना है। पढ़ना कब है? लास्ट 1 वीक में। लास्ट 1 वीक में आपने थोरो रिवीजन करनी है, मतलब सारे नोट्स की, क्योंकि तब सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे और सिर्फ नोट्स ही देखने हैं, फिर नोट्स में कभी कभी होता है ना कि एक आधी लाइन में छोटी मतलब कोई चीज रह जाती है, तो फिर वो दिमाग में रिफ्रेश हो जाएगी, ठीक है। गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जो अभी 1 महीना बचा है ना, और जितनी एटलीस्ट मैंने चीजें बताई हैं उन पे फोकस कर लो। होता है ना कि एक सही मायने में फोकस कर लो। ये नहीं है कि मैं किया कुछ नहीं है, लास्ट में बोलेंगे नहीं हमने किया था, मैं पढ़ती थी, मैं बैठी रहती थी, पढ़ती थी, वो नहीं। सही मायने में इस पे अप्लाई करना है इन चीजों पे, ठीक है, हो जाएगा। पेपर, गेट पेपर क्लियर करना बहुत आसान है। 100 में से 26-27 इतने ही तो मार्क्स लाने होते हैं, ज्यादा नहीं होते, ठीक है। कोई बात नहीं है, पीएचडी की जानकारी होनी भी चाहिए, जिसको करनी है पीएचडी उसकी जानकारी होनी भी चाहिए। तो उसमें आप ये मत सोचो कि टाइम वेस्ट कर दिया। टाइम वेस्ट कुछ नहीं होता अगर आप किसी यूजफुल चीज में लगा रहे हो, किसी नॉलेज गेम में लगा रहे हो, तो किस रिग्रेट मत करो कि यार मैंने पीएचडी आपने कुछ गेन ही किया ना, कि कहाँ कहाँ से हो सकती है, कैसे होगी, राइट। तो वो चीज भूल जाओ। अभी फिर फोकस होना चाहिए, 1 महीना है, कैसे करना है, ठीक है।
आप मुझे पूर्वा यू कैन मेल मी, ठीक है। सॉरी मैं कॉल नहीं कर सकती बिकॉज लाइक मुझे पीएचडी भी करनी होती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो इतना टाइम मुश्किल होता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। देखो एक दिन में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होता। लाइक मैं भी पढ़ रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं फिजिकल भी कर रही हूँ, मैं ऑर्गेनिक भी कर रही हूँ, नहीं। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, मैंने ये चैप्टर्स कवर करने हैं, तो मैं मान लो पहले काइनेटिक्स निपटाई, पढ़ी, उसके क्वेश्चंस किए, उसके बाद मान लो मेरा फिजिकल का मन नहीं किया, ठीक है, या फिर जो भी आपने टाइम टेबल बना रखा उसके अकॉर्डिंग चलो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मान लो 3 दिन भी या फिर हफ्ते भी आपने, ऐसा है ना कि आपने हफ्ते सिर्फ इनऑर्गेनिक को दिया, ऑर्गेनिक फिजिकल टच ही नहीं की, ऐसा नहीं है वो भूल जाओगे, भूलता कोई नहीं है, ठीक है। तो जस्ट गो विद द फ्लो, जैसे आपने सोचा है, जैसे आपको कन्वीनियंट लग रहा है आप वैसे कीजिए, ठीक है। मेल आईडी है ptalks001@gmail.com, ओके। देखो एप्टीट्यूड पढ़ना इस टाइम पे तभी चाहिए जब आप केमिस्ट्री पे मास्टर हो चुके हो, ठीक है। अदरवाइज केमिस्ट्री भी आपकी ठीक ठीक है, फिर एप्टीट्यूड भी पढ़ रहे हो, एप्टीट्यूड कितने मार्क्स का होता है, दादा का नहीं आता ना, 15, तो आप उस पे करोगे, वो तो वैसे ही बिल्कुल नया ही है आपके लिए, और वो तो सबके लिए ही नया होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाते, तो सबके लिए ही ऐसा होता है। तो आई थिंक आपको फोकस केमिस्ट्री पे करना चाहिए, वो मेरा मानना है। अगर आपका केमिस्ट्री पे भी मतलब होल्ड ज्यादा नहीं है, अगर उस पे मास्टरी हो चुकी है, तो ऑब्वियसली आप एप्टीट्यूड पे फोकस कीजिए। देखो एप्टीट्यूड के लिए ना मैं ये बोलूंगी कि ज्यादा सोचो मत कि जिसका एप्टीट्यूड होता है वही अच्छा कर पाता है, नहीं। आप बिलीव करोगे कि मैंने एप्टीट्यूड के लिए आज तक, अभी तक कभी कुछ नहीं पढ़ा है, कभी भी ना ही मैंने जेआरएफ के लिए, जेआरएफ में रैंक 9 आई, तो ऐसा नहीं है कि मैंने एप्टीट्यूड तो किया होगा। कभी मैंने जे केमिस्ट्री ज्वाइन कर रखी थी ना, जे केमिस्ट्री में तो एप्टीट्यूड होता है ना कि ऊपर वो लिखा आता है कि कितने परसेंट कंप्लीटेड ये वाली पार्ट, तो एप्टीट्यूड मेरा 0% रहता था हमेशा, ठीक है। तो मैंने कभी भी नहीं पढ़ा। तो ये दिमाग से चीजें निकाल दो, जो एप्टीट्यूड करता है वही अच्छा कर पाता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एप्टीट्यूड एक होता है ना कि बोनस पॉइंट है, जिसने कर लिया, मान लो केमिस्ट्री नहीं कर पा रहे, या फिर होता है कि केमिस्ट्री हमने पूरी अच्छे से कर ली है, टाइम है, तो एप्टीट्यूड करो, ऑब्वियसली आपके लिए बोनस होगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसे है कि नहीं मुझे तो एप्टीट्यूड करना है, तो आप क्या करो, प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 4-5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, कौन से होता है ना कि जैसे 3 वर्कर्स ने मिलके एक काम को 3 डेज में किया, 5 वर्कर्स ने 2 डेज में किया, तो 8 वर्कर्स कितने दिन में कर सकते हैं, ये क्वेश्चन होता है। तो जो रिपीटेटिवली आते हैं क्वेश्चंस, वो आप देख लो, ठीक है, वो आपके लिए काम आएंगे। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको हमेशा प्रैक्टिस के साथ आती है। फिजिकल में क्या है, आपको कैलकुलेशन की ज्यादा होनी चाहिए कि हाँ अपने यूनिट्स में मिस्टेक कर देते हो तो यूनिट्स ध्यान रखनी है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। फॉर्मूला में प्लस आता है, माइनस आता है आगे, लेकिन आप वहां पे माइनस भूल जाते हो। लो गामा की वैल्यू आ गई, आपने आगे फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, गामा C1 C2 अंडर रूट आई वाला, Z1 Z2 अंडर रूट आई वाला, लेकिन फॉर्मूला आंसर निकल गया, लिख देते हो। ये नहीं सोचते कि गामा निकालना है, लोग गामा नहीं निकालना, उसका एंटी लोग भी लेना था। ये चीजें होती है फिजिकल में, ठीक है। तो बस इतनी ही चीजें होती है। लेकिन ऑर्गेनिक में क्या होता है कि ऑर्गेनिक में चीजें होती हैं कि रिएजेंट्स आते जाते हैं, विद कंडीशंस चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। विद कंडीशंस डिफरेंट 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 कंडीशंस आती है, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस से ही क्लियर होगी। वो ऐसे नहीं है कि एक ही चीज होती है, एक चीज को आप 3 बार कर लोगे तो हो जाएगा, नहीं। आप डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आपको सिर्फ प्रैक्टिस से पता चलेगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को, उतना क्लियर होगा। एक और चीज ऑर्गेनिक में फिर हो जाती है, इतनी आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। आप आंसर क्वेश्चन देखा, आपको पता है कि हाँ ये फर्स्ट टैग होगा, फर्स्ट टैग में मान लो COH है, नेक्स्ट SOCl2 लगा हुआ तो COCl में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। आप बिना कॉपी पेन के भी आप वो सोल्व कर देते हो और आंसर टिक कर देते हो,
वो आपकी सिर्फ प्रैक्टिस पे होता है। ऑर्गेनिक इजी हो सकती है अगर आप मतलब जो जैसे मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक सारे इंटर रिलेटेड होती हैं, तो जो 3 चैप्टर्स बताए थे आप वो छोड़ के बाकी चैप्टर्स अगर अच्छे से कर लेते हो ना, रिवाइज मतलब कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो, तो ऑर्गेनिक स्कोरिंग है। ओके, फोबिया मत रखो ऑर्गेनिक का। देखो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके, इट्स गुड। अगर आपने टेस्ट सीरीज जो कर रखी थी उसके मान लो चैप्टर वाइज थे, फुल ऑर्गेनिक थे, तो ऑब्वियसली उनमें क्वेश्चंस आपके नहीं हुए होंगे कुछ, तो उनको फिर से रिवाइज करो आप। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने प्रीवियस ईयर भी बहुत अच्छे से कर लिए हैं और टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छे से कर लिए, नहीं हो सकती, मतलब ही नहीं है। अभी तक भी ऐसी चीजें चल रही हैं, आई नो कि हाँ इस प्रीवियस ईयर में मतलब चैप्टर वाइज में ही नहीं हुए क्वेश्चन, फिर फुल ऑर्गेनिक में भी मेरे इतने रहते हैं, फुल लेंथ भी रहते हैं अभी, तो उस पर फोकस करो, ठीक है। देखो आईआईटी में पीएचडी करने के लिए डिपेंड करता है, जैसे गेट में है, गेट में अंडर 700 800 वालों को भी कॉल लेटर आ जाता है, इंटरव्यू कॉल लेटर, ठीक है। और जेआरएफ वालों को तो ऑब्वियसली बुला ही लेते हैं। तो गेट में आप अंडर 700 800 ले आओगे ना, तो अच्छी आईआईटीज में कॉल लेटर आ जाएगा। गेट में रैंक सिर्फ कॉल लेटर तक आनी चाहिए, मतलब आपको कॉल लेटर आ जाए। उसके बाद आपका सारा रोल होता है वो आपके इंटरव्यू का होता है कि आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हो, ठीक है। उसके बाद आपका फोकस वहां पे होना चाहिए। ओके, नाउ आई थिंक हमने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए, राइट। ओके, थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंसली सुना मुझे, और एंड आई होप कि ये सेशन, ये वेबिनार एटलीस्ट आपके लिए कुछ तो बेनिफिशियल रहा होगा। इसके बाद कुछ कुछ टाइम तक तो आप अच्छे से पढ़ोगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और बाकी मैं ट्राई करूंगी कि एग्जाम से पहले हम एक और सेशन रखेंगे, मे बी 10 डेज बिफोर, ज्यादा टाइम का नहीं। और तब तक अच्छे से पढ़ो, जितना मैंने एटलीस्ट आइडिया दिया है उतना अच्छे से कर लो, पेपर क्लियर हो जाएगा। मैं बता रही हूँ, गेट पेपर क्लियर करना बिल्कुल भी टफ नहीं है अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि 27-28 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने मान लो होता है कि मैंने जो मेजर टॉपिक्स बताए ना उसमें से भी 1-2 छोड़ दोगे ना, फिर भी आपके 28-29 मार्क्स बन सकते हैं इजीली। तो वो फोबिया रहने दो आपकी, यार मेरा तो नहीं होगा, होगा, इजीली होगा, तो उस बात की आप टेंशन मत रखो। ओके, देखो टेंशन कैसे अवॉइड हो सकती है, अब देखो टेंशन कैसे अवॉइड हो सकती है। एक बात को दिमाग में रखे ना, खुश रहा करो जो आप पढ़ रहे हो भी, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा, अपने अच्छे से पेपर निकाल लिया, ठीक है, पेपर निकालने के बाद आपकी रैंक आई, आपकी रिक्रूटमेंट हो गई, मान लो बाग में चले गए, ओएनजीसी में चले गए, या फिर जहां पे आपको जाना था आप वहां पे चले गए। सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो कि उनकी खुशी का लेवल क्या होगा। आपको पता है जो हम क्लियर करते हैं, कुछ कहीं पे जाते हैं, हमसे ज्यादा खुशी हमारे पेरेंट्स को होती है। एक बार बस उनके बारे में सोचा करो यार, उन्होंने अभी तक हमारी एजुकेशन पे कितना खर्च किया है, हमें कितना सपोर्ट करते हैं। हम चाहे कुछ भी कर ले, हम गलतियां भी कर देते हैं, हम कुछ गलत काम कर देते हैं, फिर भी उनका हमेशा हमारे साथ सपोर्ट रहता है। फाइनेंशियली हमें वो हमेशा हमें करते हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे बच्चे को, राइट। तो वो भी हमसे थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट करते होंगे ना कि हमारे बच्चा जो पढ़ रहा है उसको एटलीस्ट कहीं तो स्टेबल हो जाए फ्यूचर में। तो सोचो जिस दिन आपने ये सब कर लिया ना, तो उनकी खुशी का लेवल और जो उनके अंदर प्राउडनेस वाली चीज होगी ना कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने ये किया है, वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो बस एक बार उनके बारे में सोचा करो जब भी आपको पढ़ाई करने का मन ना करे, या फिर होता है कि बूस्ट अप वाली चीज चाहिए, तो बस उनके बारे में सोचा करो। मुझे तो गूज बम्स आ जाते हैं बस। तो उनके बारे में सोच लोगे ना, तो टेंशन वगैरह या फिर अपने आप करने की वो हो जाती है कि नहीं मुझे करना है, अपने लिए नहीं पेरेंट्स के लिए करना है।
ठीक है, तो बस उनके बारे में सोचा करो, सब हो जाएगा बाकी। ठीक है, तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है आज के लिए, और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, सो या